Good afternoon everyone. This would be my first video on international relation that would be helpful for SSB and AFSB. So many of you must be wondering how it would be helpful for SSB and AFSB. So guys, this would be helpful in lecturate group discussion topic. Apart from that, you should be aware about the relation of India with the neighboring countries, particularly with China and Pakistan, as there are a lot of tension going between India and China as well as India and Pakistan. So let's begin. So the topic is India and China relationship. So historically, India and China have had cordial relation for more than 2000 years. The traditional Silk Road not only served as a route for trade but also promoted the spread of Buddhism from India to China. So guys, we are aware लाइक इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो 2000 साल पुराने हैं. जो ट्रेडिशनल सिल्क रोड है सिर्फ उसने ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं किया है, उसके अलावा हमारा बुद्धिज़्म जो इंडिया से चाइना इस सिल्क रोड के थ्रू ही प्रमोट हुआ है. तो मॉडर्न रिलेशनशिप जो थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो 1950 में शुरू हुए, जब इंडिया उन कंट्रीज़ में था जिन्होंने पहले फॉर्मल टाइज को एंड अप किया था ताइवान के साथ, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के को लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ मेनलैंड चाइना रिकॉग्नाइज किया था. So now we will be talking about the major dispute between India and China. So पहला dispute है border dispute. इंडिया जो है वो टोटल बाउंड्री थ्री शेयर करता है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री है बांग्लादेश के बाद. जो सीनो इंडियन टाइज है वो जनरली 3 सेक्टर में डिवाइड होते हैं. तो पहला सेक्टर है वेस्टर्न सेक्टर. जो वेस्टर्न सेक्टर है गाइस, जैसे कि इस मैप में आपको पता चलता रहेगा, तो पहले हम वहाँ से पढ़ लेते हैं. जो वेस्टर्न सेक्टर है वो जम्मू एंड कश्मीर और जीनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना के बीच में है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर हुई थी 1962 में. जो मिडिल सेक्टर है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में है. जो उत्तराखंड का बॉर्डर है वो तिब्बत को टच करता है, और दोनों के बीच में ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है बॉर्डर एरिया पे. तीसरा सेक्टर है हमारा ईस्टर्न सेक्टर. तो जो बाउंड्री है ईस्टर्न सेक्टर की, वो जो एक पॉइंट है भूटान के पास, वो भूटान के पास जो तालु पास है वहाँ पे एक ट्राई जंक्शन बनता है इंडिया, तिब्बत एंड म्यांमार में. अभी आप लोगों को पता है कि इस साल पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ है हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे जो चाइना के साथ हम शेयर करते हैं. तो जून में क्लैश हुआ था गलवान वैली पे, जहाँ पे स्टिक्स और क्लब्स के से लड़ाई लड़ी गई थी. गन्स वहाँ पे यूज़ नहीं की गई थी, और ये गाइस पहली फेटल कन्फ्रंट्रेशन है दोनों आर्मीज़ के बीच में 1975 के बाद. और रिलेशन जो है उसके बाद से, जो जून में गलवान वाली वैली क्लैश हुआ था, उसके बाद से रिलेशन सिर्फ ख़राब हो रहे हैं. तो इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि हमारे सोल्जर्स की कितने सोल्जर्स की डेथ हुई, बट चाइना ने इस मुद्दे पे कोई कमेंट किया ही नहीं कि उनके साइड से कितने इंजरीज थी. अगस्त में फिर इंडिया ने एक्यूज़ किया, हालांकि एक्यूज़ क्या सच ही था, कि चाइना जो है उनकी मिलिट्री को प्रोवोक कर रहा है ताकि बॉर्डर पे टेंशन हो. और 2 बार टेंशन हुई भी थी उसी वीक में, पर दोनों चार्जेस जो है वो चाइना ने डिनाई कर दिए और बताया कि ये एंटायरली इंडिया का फॉल्ट था, जो कि ऑफ कोर्स नहीं था. तो गाइज ये देखो गलवान वैली कहाँ है. जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि यहाँ पे लद्दाख रीजन में है, वहाँ पे हमारी गलवान वैली है. तो वहाँ पे हमारे टेंशन्स होती रहती हैं इंडिया और चाइना के बीच में. होती रहती नहीं है, बट अभी रिसेंटली हुई है, क्योंकि चाइना हमारी टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है बार बार. अर्ली सितंबर में क्या हुआ कि चाइना ने एक्यूज़ किया कि इंडिया की तरफ से फायरिंग हुई है उनके ट्रूप्स पे, और इंडिया ने एक्यूज़ किया कि चाइना की तरफ से फायरिंग हुई है एयर में. तो ये जो एलिगेशन थी, अगर ये सच थी, तो पहली बार 45 इयर्स में हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फायरिंग हुई है. एक जबकि हमारा एक एग्रीमेंट भी है 1996 का, जो ये प्रोहिबिट करता है कि हम कभी भी अब गन्स या फिर एक्सप्लोजिव नहीं यूज़ करेंगे बॉर्डर के आसपास
ताकि वहाँ पे शांति बनी रहे। तो इसी वजह से दोनों तरफ से एक दूसरे पे एलिगेशन लग रही है, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ हमने फायरिंग की थी, तो फिर ये 1996 एग्रीमेंट का वायलेशन हो जाएगा और फिर ये इंटरनेशनली बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। तो सेकंड डिस्प्यूट जो है हमारा चाइना के साथ, वो दलाई लामा एंड तिब्बत है। तो जो दलाई लामा हैं वो उन्होंने एक तिब्बत गवर्नमेंट फॉर्म की थी जब वो एग्ज़ाइल में थे, जो कि अभी भी फंक्शन करती है और उसमें कोई रियल अथॉरिटी नहीं है, पर वो फिर भी फंक्शन करती है। तो क्या होता रहता है कि प्रोटेस्ट होते रहते हैं इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ में चाइना के अगेंस्ट, और ये तिब्बतन्स करते हैं। तो चाइना अपोज करती है विजिट जो है दलाई लामा की। चाइना ने रिसेंटली अपोज किया था जो दलाई लामा है उनकी विजिट को अरुणाचल प्रदेश में, जो कि पर्टिकुलरली तवांग है उसमें, क्योंकि तवांग को चाइना जो है वो अपना सर्दर्न तिब्बत मानती है। और चाइना ने ये कंसिडर किया कि इस जो दलाई लामा और तिब्बत के वजह से, मतलब ये जो स्ट्राइक है उनकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा सीनो इंडियन टाइज पे। बट इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया और टर्म किया कि जो दलाई लामा की विजिट थी वो प्योरली रिलीजियस थी। तो हमारा थर्ड डिस्प्यूट है जो चाइना के साथ, वो है अरुणाचल प्रदेश एंड स्टेपल वीज़ा। तो पहले क्या करता था चाइना, वो स्टेपल वीज़ा जो है इशू करता था अरुणाचल प्रदेश के रेजिडेंट्स को भी और जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को भी। बट अब जो है चाइना ने जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स को ये वीज़ा प्रोहिबिट कर दिया है इशू करने से। बट ये अभी भी अरुणाचल प्रदेश को देता है। अरुणाचल प्रदेश को क्यों देता है? क्योंकि वो उसमें तवांग है या फिर कुछ एरियाज़ है जिनको वो पर्टिकुलरली अपना सर्दर्न तिब्बत मानता है। फोर्थ डिस्प्यूट जो हमारा चाइना के साथ है वो रिवर वाटर डिस्प्यूट है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर है, वाटर शेयरिंग है, वो एक मेजर फ्लैश पॉइंट है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम्स बनाता रहता है। तो जिसकी वजह से जो पानी है इंडिया में आता है वो कम फ्लो होता है। अभी रिसेंटली 2020 में भी अभी 2-4 दिन पहले ही पता चला है कि एक नया फिर से डैम बना रहा है चाइना उस पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और ऑलरेडी 3 डैम जो है वो उसमें है, प्रोग्रेस में है। तो वो पूरा पानी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा है। फिर हमें भी हमारे स्टेट्स को भी प्रॉब्लम होगी ना अगर वाटर की शॉर्टेज होगी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रो इकोनॉमी है, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो एग्रीकल्चर की चीज़ें वो पानी जो रिवर्स वगैरह है उन्हीं की हेल्प से सिंचाई वगैरह होती है। तो फिफ्थ डिस्प्यूट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको शॉर्टली हम सी पैक भी कहते हैं। तो इंडिया ये बोलता है कि अगर चाइना जो है वो सी पैक बिल्ड करेगा तो ये चाइना की इंटरफेरेंस होगी इंडिया की सॉवरेनिटी में और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में। और एक लास्ट डिस्प्यूट है ट्रेड इम्बैलेंस। तो ये क्या होता है कि हम जो है चाइना में इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जितना हमारा इंपोर्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होता है। तो इसलिए ये भी एक तरह का डिस्प्यूट है हमारा इंडिया और चाइना के बीच में। तो अब मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताती हूँ कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में 1950 से। तो इंडिया और चाइना ने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश किए थे 1 अप्रैल 1950 में। तो इंडिया का जो पहला फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री थी जिसने इस्टेब्लिश किए थे रिलेशन, इंडिया जो थी वो पहली फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री थी जिसने रिलेशन जो है इस्टेब्लिश किए थे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, और एक फेस भी दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, और जो कि फेमस भी हुआ था। फिर 1955 में क्या हुआ, दोनों कंट्रीज़ ने अटेंड किया एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस, जिसमें 29 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पे? बंदुंग इंडोनेशिया। और इन दोनों कंट्रीज़ ने जॉइंटली एडवोकेट किया था बंदुंग स्पिरिट ऑफ सॉलिडारिटी, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को। इसकी वजह से जो हमारी एशिया में डीकोलोनाइजेशन इसकी वजह से हमारे एशिया में डीकोलोनाइजेशन होने लगी धीरे धीरे, और अफ्रीका में भी। और उसके बाद हमारा एक फॉर्मेशन हुआ नॉन अलाइन मूवमेंट का, जो कि थर्ड वे था बिटवीन द टू ब्लॉक्स ऑफ सुपर पावर्स। तो जैसे आपको पता है कि कोल्ड वॉर हो रही थी यूएसए और रशिया के बीच में, तो उस टाइम पे इंडिया ने, नेहरू जी ने ये बोला था कि हम ना ही तो यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना ही हम रशिया को ज्वाइन करेंगे। रशिया उस टाइम यूएसएसआर का पार्ट था, तो उस टाइम हम उसको यूएसएसआर बोलते थे। तो उन्होंने बोला था हम एक अलग से ही अपना वो बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे नॉन अलाइन मूवमेंट।
तो क्योंकि हमारे लीडर्स का कंसर्न भी काफ़ी ज़्यादा वो था कि भाई अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, और अगर अभी हम किसी एक की तरफ हो जाएंगे तो फिर हम डेवलप कब होंगे, और हमारा देश तो वैसे ही गरीब है। तो हमारे जो लोग हैं वो हमसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि कब हमारे देश में तरक्की आएगी, और फिर हम किसी के अंडर चले जाएंगे तो फिर हमें कोई दबा सकता है। जैसे हमें ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारी कंट्री को कॉलोनाइज़ किया था और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था हमारे रिसोर्सेज को इंडिया के। तो इस वजह से हमने नॉन अलाइन मूवमेंट में का पार्ट बन गए। तो जो पहली नॉन अलाइन मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलग्रेडे यूगोस्लेविया में हुई थी सितंबर 1961 में। उसके बाद 1962 में क्या हुआ कि जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरियस सेटबैक आया दोनों के रिलेशनशिप में, इंडिया और चाइना में। फिर 1976 में क्या हुआ, चाइना और इंडिया ने अपने एम्बेसडर रिलेशन को रीस्टोर किया और बायोलेटरल टाइज जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव है। जो एम्बेसडर रिलेशन का रीस्टोर करने का मतलब क्या होता है कि इंडिया ने अपना एम्बेसडर चाइना में भेजा और चाइना का एम्बेसडर इंडिया में आया। जैसे कि हमारे ये सब होता है ना कि एम्बेसी बनती है वैसे। ठीक है। तो 1988 में क्या हुआ, जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थे सॉरी, राजीव गांधी, उन्होंने चाइना में विजिट किया और इनिशिएट किया ताकि दोनों तरफ से रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हो, और दोनों साइड्स ने एग्री किया कि आगे ये दोनों कंट्रीज मिलके अच्छे टाइज भी लाएगी और काफ़ी सारी चीज़ों में एक साथ आगे बढ़ेगी। फिर 1992 में इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन, वो चाइना गए और वो पहले प्रेसिडेंट बने जिन्होंने चाइना में विजिट किया इंडिपेंडेंस के बाद। 1996 में क्या हुआ कि चाइनीज प्रेसिडेंट जियांग जेमिन ने इंडिया में विजिट किया, और ये पहले हेड ऑफ स्टेट थे चाइना से जिन्होंने विजिट किया इंडिया में जब से दोनों के बीच में टाइज इस्टेब्लिश हुए थे। जो एग्रीमेंट हो रहे थे गवर्नमेंट ऑफ चाइना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, वो एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे मिलिट्री फील्ड में और हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी, तो जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे असाइन किए गए थे। फिर 2000 में क्या हुआ कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है के आर नारायण, उन्होंने चाइना में विजिट किया जब 50th एनिवर्सरी हुई थी दोनों के डिप्लोमेटिक टाइज की, इंडिया और चाइना की। और 2008 में एक शेयर्ड विजन फॉर द 21st सेंचुरी दोनों कंट्रीज के बीच में एग्री किया गया। फिर 2010 में 60th एनिवर्सरी हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में और डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश हुए, और दिसंबर में दोनों कंट्रीज़ ने एक जॉइंट कम्युनिकी इशू की। देन इन 2011 ये चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर था, और दोनों साइड से काफ़ी सारे सीरीज ऑफ पीपल टू पीपल और कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज़ होने लगी। दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया एक मोमोरेंडम ऑन जॉइंट कंपाइलेशन फॉर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया चाइना कल्चरल कॉन्टैक्ट को। और फिर 2012 में इस ईयर ऑफ चाइना इंडिया फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन माना गया 2011 को, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स थी दोनों की मिली फोर्थ ब्रिक समिट पे एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो जैसे आप देखते आ रहे हो कि धीरे धीरे टाइज इंप्रूव होते गए। फिर 2015 में क्या हुआ कि दोनों साइड्स जो है वो 7th ब्रिक्स समिट पे मिली जो ऊफा रशिया में हुआ था, और लीडर्स की मीटिंग में भी मिली जो ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन का हुआ था मलेशिया में। चाइना ने ये डिसाइड किया कि वो नथुला पास को ओपन करेगा इंडियन ऑफिशियल पिलग्रमेज के लिए जीनजियांग में, जो जीनजियांग से है। तो इंडिया ने सेलिब्रेट किया था इंडिया टूरिज्म ईयर इन चाइना 2015 में। फिर 2018 में चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनफॉर्मल मीटिंग की इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ वुहान में, जिसकी वजह से एक नया मॉडल ऑफ एक्सचेंज बना दोनों लीडर्स के बीच में। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने चाइना में विजिट की एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए, जो कि क्विंदाओ में हुआ था। दोनों लीडर्स फिर से मिले कहाँ पे, 10 ब्रिक समिट में और G20 समिट में जो ब्यूनो एयर्स में हुआ था। 2019 में फिर सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग हुई मामलापुरम चेन्नई में, जिसको रीअफर्म किया गया वुहान कॉन्सेंसस के नाम से। दोनों नेशंस ने एग्री किया कि एक क्लोजर पार्टनरशिप बिल्डअप होगी डेवलपमेंट के लिए और एनहांसमेंट के लिए, ताकि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन जो है वो एनहांस हो सके
प्रमोट हो सके म्यूचुअल बेनिफिशियल कॉपरेशन काफ़ी सारे फील्ड्स में, और एडवांस एक्सचेंज हो सके, और उसके बाद म्यूचुअल लर्निंग भी रहे दोनों सिविलाइजेशन के बीच में। दोनों साइड जो है इंडिया और चाइना मिले एससीओ समिट में, जो बिश्केक में हुआ था, और जिस जो 11 ब्रिक समिट था। फिर 2020 में इंडिया और चाइना को 70 इयर्स कंप्लीट हो गए उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन के, और ये इट इज़ ऑल्सो चाइनाज इंडियाज ईयर ऑफ कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, वेयर टू साइड्स एग्री टू होल्ड 10th 17th celebratory activities to demonstrate the historic connection between the two civilizations as well as their growing bilateral relationship। अब हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात करेंगे जो चाइना और इंडिया के बीच में है, मतलब कॉपरेशन, उनके फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे। पहला है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उन्होंने मेंटेन किया एक फ्रेंडली एक्सचेंज 9 मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट विंग पार्टीज़ आती है। 20 इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप जो है वो सेटअप किए गए चाइना और इंडिया के बीच में। 50 डायलॉग मैकेनिज्म हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, ताकि दोनों तरफ से व्यूज़ वेरियस टॉपिक्स पे व्यूज़ आए, टॉपिक्स जैसे बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल कंसर्न। फिर इकोनॉमी एंड ट्रेड पे 21st सेंचुरी की बिगनिंग से ट्रेड जो है इंडिया और चाइना में वो बढ़ा $3 बिलियन से लेके $100 बिलियन तक, जिसमें 32 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, जो कि 2019 में जो ट्रेड था चाइना और इंडिया के बीच में वो $92.68 बिलियन हुआ, और इनकी जो मार्केट थी वो टोटल 2.7 बिलियन पीपल की हो गई, और जो जीडीपी थी वो 20% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल हो गई। और चाइना एंड इंडिया enjoy huge potential and broad prospects for economic and trade cooperation। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है, दोनों नेशन ने जॉइंट रिसर्च वर्कशॉप कंडक्ट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे। इंडियन कंपनीज ने आईटी कॉरिडोर सेटअप किया चाइना में, जो कि जिसने हेल्प किया चाइना इंडिया कॉपरेशन को प्रमोट करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी में। फिर डिफेंस के क्षेत्र में इंडिया और चाइना एक जॉइंटली एक एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज कंडक्ट करता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके, ट्रस्ट बन सके दोनों आर्मीज़ के बीच में, एक्सचेंज हो सके ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, और जॉइंटली इम्प्रूव कर सके एंटी टेररिज्म कैपेबिलिटीज़। चाइना इंडिया की डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंसल्ट्रेशन जो है वो दोनों स्ट्रेंथन करती है एक्सचेंजेस एंड कॉपरेशन इन द डिफेंस फील्ड। तो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस भी हुए, दोनों नेशन ने मीटिंग्स होल्ड की, चाइना इंडिया हाई लेवल पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो दोनों साइड ने काफ़ी प्रोग्रेस की और कॉपरेशन किया किसके फील्ड में, आर्ट, पब्लिशिंग, मीडिया, फिल्म एंड टेलीविजन, म्यूजियम, स्पोर्ट्स, यूथ, टूरिज्म, लोकेलिटी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, योगा, एडुकेशन एंड थिंक टैंक्स। जो सेशंस हुए चाइना इंडिया हाई लेवल मीडिया फोरम के और चाइना इंडिया थिंक टैंक फोरम के, उन्होंने स्ट्रेंथन किया एक्सचेंज एंड कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड थिंक टैंक्स। दोनों कंट्रीज ने इस्टेब्लिश किया पेयर ऑफ सिस्टर सिटीज़ एंड प्रोविंसेस। फॉर एग्जांपल जो सिस्टर प्रोविंसेस और सिटीज़ हैं, फुजियान प्रोविंस एंड तमिलनाडु स्टेट, और क्वांजाउ सिटी एंड चेन्नई सिटी। कौन सी दो स्टेट्स हैं? फुजियान प्रोविंस एंड तमिलनाडु स्टेट, क्वांजाउ सिटी एंड चेन्नई सिटी। जो नंबर ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स है टू ज़ीजियांग ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, वो जो है वो हैज़ सर्च फ्रॉम सेवरल हंड्रेड्स इन 1980 टू मोर देन 20,000 इन 2019। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। तो अभी तो रिसेंटली 2020 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में टाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं गलवान वैली के बाद से ही। लेकिन हम कैसे अपने, मतलब अगर दोनों कंट्रीज़ चाहें तो वो डेलीगेशंस या फिर मिनिस्ट्रल मीटिंग के थ्रू अपने टाइज को इम्प्रूव कर सकती है, जो हमारी आर्मी या फिर हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। वे फॉरवर्ड क्या है? तो इस मतलब दोनों के तरफ से टाइज को इम्प्रूव करने का वे फॉरवर्ड ये है, अगर दोनों कंट्रीज जो है वो लीड, ट्रांसमिट और शेप एंड इंटीग्रिटी इन 4 कीज़ को फॉलो कर सके, तो दोनों नेशन के जो है वो टाइज काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। सो गाइज कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। आई होप you guys enjoyed it. Thank you everyone.